जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी के लिए 68वीं बीपीएससी में जो हुए थे एग्जाम प्री वाला, उसका क्वेश्चन हम लेके आए हैं। जो 69वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो तो नए नए लोग हैं उन लोगों को बता दें कि अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का जो बीपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी का प्री एग्जाम का क्वेश्चन है, और यूपी पीसीएस का, उस सब क्वेश्चन को जरूर देख के जाए। तो आप सभी के लिए जो है ये 68वीं बीपीएससी के जो पिछला बार पूछा गया क्वेश्चन था उसको हम लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन था। ये सब उसका ये पहला पेज है और ये सेकंड पेज है। यहाँ से देखा जाए, ये याद रखिएगा, जो इसका बुक सीरीज है नंबर, ये सी है। सी हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें हम लोग देखें किसका क्वेश्चन, बीपीएससी का क्वेश्चन किस टाइप का है और आंसर क्या लिया गया है। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है कि चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है। तो अंतिम मॉड्यूल जो था दोस्तों, इसका दो आंसर हो जाएगा, यानी कि मेंगटियन नाम था इसका, मेंगटियन। ये चाइना का मॉड्यूल था जो अंतरिक्ष स्टेशन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्ष में पहली बार फूटा है, यानी कि विस्फोट हुआ है। तो ये मौना लोवा है। मौना लोवा याद रखिएगा, बहुत फेमस ये क्वेश्चन है जो 38 वर्षों में पहली बार फूटा। ये बीपीएससी में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो बीपीएससी या दरोगा या पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस वाले, तो जरूर देखिए क्वेश्चन को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे है दोस्तों कि इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। तो ये श्रीलंका के हैं, सेहान करुणा तिलक। तो इन्हीं को मिला है, सेहान करुणा तिलक को। और याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है आपका गीतांजलि श्री को मिला है। याद रखिएगा, गीतांजलि श्री को मिला है। और ये पुस्तक इनका जो है ना, रेत की समाधि के लिए, द टाइम्स सैंड ऑफ टेंस, क्या नाम है उसका, ये रेत की समाधि याद रखिएगा। इसके लिए जो है गीतांजलि श्री को 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राइज मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी। तो अंतरिक्ष सप्ताह का जो थीम था ये दोस्तों आपका 2 नंबर सही हो जाएगा, अंतरिक्ष और निरंतरता है। अंतरिक्ष और निरंतरता जो है इसका ये थीम था 2022 का। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया है। जो है ना, एक ऐतिहासिक जो नाभिकीय संलयन है सफलता का दावा किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। याद रखिएगा, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, आगे है कि कोलिन डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है। तो ये जो है ना, वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है कोलिन डिक्शनरी परमा क्राइसिस को। याद रखिएगा, परमा क्राइसिस को चुना है। आगे है दोस्तों, आगे है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन संगठन का शुभारंभ किया है। तो ये आपका स्पेन किया है। याद रखिएगा, COP27 का जो है ना, ये स्पेन किया है। COP27 का जो आयोजन किया गया था मिस्र में किया गया था, और COP28 जो होने वाला है दोस्तों, याद रखिएगा COP28 होगा UAE में होगा। याद रखिएगा UAE। अभी COP15 भी हुआ था जो कनाडा में हुआ था। तो ये आंसर है इसका। आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसु के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया है। निहोंसु के लिए जो है जीआई टैग के लिए आवेदन किया है। तो ये आपका जापान सही है, इसका जापान राइट आंसर है दोस्तों। याद रखिएगा, ये निहोंसु जो है जापान का है। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की है कि उसने अपने EQUULEUS अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। तो ये जो है ना दोस्तों, भाप का जो प्रयोग किया है आपका, याद रखिए जैक्सा जो जापान का है, इसने भाप का प्रयोग किया है। ये इसका आंसर 2 हो जाएगा, जापान का जैक्सा। जापान का जैक्सा हो जाएगा। आगे है दोस्तों
आगे है कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? तो टेस्ला जो ह्यूमनॉइड रोबोट था इसका नाम है ऑप्टिज्म नाम है इसका, ऑप्टिज्म याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, आगे है कि पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पूछा गया था जो आपका करेंट को लेकर, और ये बहुत लोगों को जो है ना गलत हो गया क्वेश्चन, तो इसका बी हो जाएगा कदीराबाद, जो है ना कदीराबाद आपका दरभंगा में, वहीं पे तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में स्थापित किया गया है। कदीराबाद, सभी को याद था दरभंगा, लेकिन कदीराबाद नहीं याद था जो दरभंगा में पड़ता है। आगे है दोस्तों, आगे है कि 2019 से 2020 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका हो जाएगा शिवहर, सही आंसर हो जाएगा इसका शिवहर। देखा जाए कि सबसे अधिक आय जो था आपका पटना का था, याद रखिएगा। पटना का सबसे अधिक आय है भारत में, देखा जाए सॉरी बिहार में सबसे अधिक आय वाला, प्रति व्यक्ति आय वाला जो है पटना है, और सबसे कम हो जाएगा आपका ये शिवहर। पटना के 1,31,000 प्रति व्यक्ति आय है पटना का, वर्तमान में अभी तो घट गया है, याद रखिएगा। और इसका 19,000 प्रति व्यक्ति आया था शिवहर का। आगे है दोस्तों कि 2020-21 के लिए नीति आयोग एस डी जी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है? एसडीजी में बिहार का जो स्कोर रहा है दोस्तों, याद रखिएगा 100 में से 52 स्थान आया था, 100 में से 52 ये स्कोर लाया था। आगे है दोस्तों, आगे है कि खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग खेल से संबंधित जो जो नए खेल जुड़े रहे हैं उसको जरूर देख लीजिएगा। ये ट्रैक साइकिलिंग जो था, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स महिला टूर्नामेंट में पहली बार शामिल किया गया था, ट्रैक ट्रैक साइकिलिंग। आगे है दोस्तों, आगे है कि निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत है मैंने जीआई टैग से सम्मानित किया गया? तो ये मिथिला मखाना को दिया गया, याद रखिएगा बिहार से जो है ना ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मिथिला मखाना को दिया गया है। अभी जो है ना मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है, जो पश्चिम चंपारण का है, याद रखिएगा मिर्चा चावल। आगे है दोस्तों, आगे है कि निम्नलिखित में से वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है, तो विश्व धरोहर सूची में किसको जोड़ा गया है? तो ये देखा जाए 2022 का बात है, तो ये बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर, तो इसको तो 2002 में ही शामिल किया गया था, याद रखिएगा। और नालंदा महाविहार जो है ना, इसको 2016 में शामिल किया गया था। और लंगर सिंह कॉलेज में खगोल वेधशाला, ये तो इसको तो लगभग 2022 में किया गया था, लेकिन इसका आंसर जो है ना दोस्तों आपका आयोग द्वारा ई कराया गया है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ई आयोग द्वारा कराया गया है, ध्यान दीजिएगा। लंगर सिंह कॉलेज सभी मारे थे, लेकिन इसका आंसर गलत लिया है, ई ले लिया है आयोग। आगे दोस्तों, अ, आगे क्वेश्चन है कि बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान, यानी कि बी आर ए पी द्वारा 2020 में व्यापार करने में आसानी से बिहार ने 2006 बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान, यानी कि BRAP द्वारा 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में कौन सा रैंक लाया था? दोस्तों 36 में जो है ना, इसमें से कोई अंक नहीं है, मैंने कि इसमें लगभग 29 से ये रैंक लाया था, देख लीजिएगा आप लोग, देख के कमेंट कीजिएगा कितना लाया था, इसलिए ये आयोग जो है ना इनमें से कोई नहीं आंसर लिया, इसमें से आयोग लिया है, कोई नहीं। आगे है दोस्तों, आगे है कि 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो देखिए 28 नवंबर को बोल रहा है, तो ये 28 नवंबर को बोधगया में किया था, और 27 नवंबर बोलता तो ये आपका राजगीर हो जाता, सही आंसर। तो 27 नवंबर को राजगीर में और 28 नवंबर को जो है ना बोधगया में, ये आंसर सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों, आगे है कि निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन यानी बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो पुरुष और महिला के लिए ना समान वेतन की घोषणा जो कि आपका भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मानी BCCI जो है ये किया है, पुरुष और महिला के लिए समान
वेतन किया है। और इसके अलावा जो है ना न्यूजीलैंड भी किया है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे है दोस्तों, आगे है कि पिछले 10 वर्षों में बिहार का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण स्तर कितना था, यानी कि ये बताना है, और जो बढ़कर वर्तमान स्थिति है वो बताना है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार दोस्तों आपका 11.3 था, और वर्तमान स्थिति देखा जाए तो 15.3 है। और अभी नया रिपोर्ट आया है दोस्तों, तो उसमें और भी शहरीकरण के दर बढ़ गया, बिहार का 16.2 हो गया है। याद रखिएगा, बिहार का जो वर्तमान में शहरीकरण है आपका 16.2 आया है, नया आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर देखा जाए तो ये याद रखिएगा। उस समय जो क्वेश्चन पूछा था तो इसका आंसर सी सही है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुरुआत किया है। तो युवा 2.0 योजना है दोस्तों, तो ये आपका शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है कि गृह मंत्रालय ने वर्ष नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड रेडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI का कार्य को पूरा किया है। तो ये हो जाएगा आपका 576 याद रखिएगा कि किस गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया है। तो 576 ये बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय का, करेंट अफेयर से पूछा है क्वेश्चन, ये देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। तो है ना किरीट पारिक समिति, किरीट पारिक समिति, इसका एक आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है करेंट का, तो आप लोग भी ये करेंट बढ़िया से देख के जाएंगे। आगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया है। यानी कि इसको सम्मानित नहीं किया गया है, तो देखा जाए दोस्तों तो इसमें जो है ना सभी को सम्मानित किया गया है, यानी कि भोपाल किया गया है, नवी मुंबई को किया गया है, सूरत को भी किया गया है। नहीं सम्मानित किया गया तो इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि आपका आंसर ई हो जाएगा, तो सभी को सम्मानित किया गया है। आगे है दोस्तों, आगे की प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो डोनी पोलो हवाई अड्डा है दोस्तों, तो ये अरुणाचल प्रदेश है, और इसका राजधानी जो है ईटानगर, वहीं पे इसको ये स्थापित किया है, उद्घाटन किए हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपका याद रखिएगा, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डा का जो उद्घाटन किया गया है ईटानगर आपका अरुणाचल प्रदेश में। आगे है दोस्तों कि किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया। ये देखिए क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, तो इसका हिमालय याक हो जाएगा, हिमालय याक इसका आंसर लिया है आयोग। आगे दोस्तों कि भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो ये श्रीनगर में आयोजित किया गया था, पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर है ना, श्रीनगर में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है कि भारत के पहले राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम भारत के राष्ट्रपति ने लिखे भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप कंप्यूटर सुविधा उद्घाटित किया है। तो एक परम कामरूप जो है ना आपका याद रखिएगा दोस्तों, ये कामरूप असम का भी प्राचीन नाम है, तो ये कामरूप गुवाहाटी में किया गया है, परम कामरूप कंप्यूटर को उद्घाटित किया गया है। आगे है, आगे है कि 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुसेनाओं के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो ये सुखना झील जो चंडीगढ़ में है, वहीं पे जो है ना ये 90 जो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया था, उसमें लगभग 80 वायुयानों को जो है ना ये उड़ाया गया था, 1 घंटा तक इसको उस पर उड़ाया गया था। आगे है दोस्तों
कि भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह यानी नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो ये है सितंबर को जो है ना मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण माह। सितंबर माह को मनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, आगे है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? म्यांमार के साथ जो है ना, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इस सभी का लगता है। और उधर जो दिया हुआ है तो असम का नहीं लगता है, और आपका म्यांमार के साथ, और एक त्रिपुरा का नहीं लगता है, जो ये दोनों गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट और निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, नमक दलदल और मैंग्रोव वन के साथ 21 द्वीप सम्मिलित है। तो ये जो है इसका आंसर लिया है दोस्तों आपका ये मन्नार की खाड़ी लिया गया है। ऐसे में तो लग रहा था कि हाँ सुंदरवन होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर 21 द्वीप के साथ है ना ये आपका मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर या योग द्वारा लिया गया आंसर। आगे है दोस्तों, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो याद रखिएगा ये आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि CWG के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और बिहार को जो है ना कोपेन जो है बांटा है। और थार्नवर्ट के अनुसार जो है CBW और CAW में ये बिहार को बांटा है ये। आगे है दोस्तों, आगे है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील प्रति किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो यह 12 समुद्री मील जो है, यानी कि लगभग आपका हो जाएगा 22 किलोमीटर, यानी कि 21.9 किलोमीटर जो है ये समुद्र की ओर फैला हुआ है। तो 12 मील याद रखिएगा। तो भारतीय क्षेत्र की सीमा जो है तट रेखा से 12 समुद्री मील फैला हुआ है। आगे है दोस्तों, आगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयला के भंडार से समृद्ध है? तो कोयले के भंडार से समृद्ध है। पहले हम लोग जानते थे कि आपका नर्मदा दामोदर नदी घाटी था, लेकिन ये एक से अधिक है, यानी कि नर्मदा आपका महानदी घाटी भी है, दामोदर नदी भी है और सोन नदी भी है। ये एक से अधिक लिया गया है। इसका मतलब आपका महानदी घाटी हो गया, दामोदर भी घाटी है, और सोन नदी घाटी में भी जो है आपका कोयला भंडार मिलता है। आगे है दोस्तों, आगे कि भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना है। तो ये इसमें एक से अधिक ले रहा है, यानी कि महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादन के रूप में उभरा है। हाँ बिल्कुल सही, सबसे ज़्यादा उत्पादन चीनी महाराष्ट्र करता है, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा चीनी फैक्ट्री यहीं पे है। और उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। और यह वजन कम करने वाला उद्योग है। ये तो वजन कम करने वाला उद्योग ये तो पता नहीं है, लेकिन ये दोनों इसका आंसर सही है दोस्तों। इसके लिए एक से अधिक आंसर लिया है इसका। आगे है दोस्तों, आगे है कि ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के भारतीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो मैग्रो शावर्स बोलते हैं इसको, मैग्रो शावर्स, स्थानीय भाषा में इसको मैग्रो शावर्स बोलते हैं। आगे है दोस्तों, आगे है कि वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? यानी कि जो वातावरण है मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो आपका हो जाएगा ये दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा जो है आपका वातावरण गर्म होता है। आगे है दोस्तों, आगे देखिए, तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से अधिकतम जिलों से लगती है? बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। तो देखा जाए कि अधिक जिला बिहार का जो है ना झारखंड के साथ, तो यहाँ पे देखिए 8 गो जिला झारखंड के साथ बिहार का लगता है। उसके बाद में बंगाल के साथ 3 गो लगता है, और उत्तर प्रदेश से भी 8 गो लगता है।
तो इसका आंसर अगर देखें दोस्तों तो ये 1 और 3 दोनों हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। कहा जाए कि बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश से देखिए बिहार के कौन कौन सा जिला लगता है, तो एक आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, फिर हो जाएगा आपका गोपालगंज, गोपालगंज के बाद में सारण हो जाएगा, सिवान, सिवान के बाद में सारण हो जाएगा, सारण के बाद आपका जो है ना ये भोजपुर हो जाएगा, भोजपुर के बाद में आपका बक्सर हो जाएगा, बक्सर के बाद में कैमूर हो जाएगा, कैमूर के बाद में दोस्तों आपका ये रोहतास हो जाएगा। तो ये 8 जिला जो है ना आपका उत्तर प्रदेश के साथ लगता है। झारखंड के साथ देखें तो आपका ये तो रोहतास लगता है, रोहतास के बाद में आपका ये औरंगाबाद लगता है, औरंगाबाद के बाद में गया लगता है, गया के बाद में आपका नवादा लगता है, नवादा के बाद में आपका ये जमुई लगता है, जमुई बांका जमुई, फिर उसके बाद कटी भागलपुर लगेगा, भागलपुर के बाद में आपका कटिहार लगता है। ठीक है, जमुई बांका कटिहार लगता है। तो ये 8 जिला आपका याद रखिएगा झारखंड के साथ, और उत्तर प्रदेश का आपका 8 जिला लगता है। याद रखिएगा झारखंड के पूछेगा कि कितने जिले बिहार के साथ लगते हैं, 10 जिला झारखंड का बिहार के साथ लगता है, और उत्तर प्रदेश के 7 जिला बिहार के साथ, और पश्चिम बंगाल के 3 जिला बिहार के, बिहार के 3 जिला पश्चिम बंगाल के साथ, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चेउकी मिर्जा मिर्जा चेउकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चेउकी की ओर रेल मार्ग जो है बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो इसमें जो है 1 नंबर सही है दोस्तों, ये अम्मापाली रेलवे स्टेशन, ये अम्मापाली रेलवे स्टेशन है, कहीं अम्रपाली देता है, ये अम्मापाली रेलवे स्टेशन है, ये देखिएगा, इसका आंसर आयोग लिया है। आगे है दोस्तों, आगे है कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। खनिज उत्पादन के संदर्भ में जो है कहा जाए तो रोहतास में पाइराइट्स का सर्वाधिक भंडार है, बिल्कुल सही है। पाइराइट बिहार जो है ना लगभग 94% पाइराइट जो है ना बिहार में ये उत्पादित होता है पूरा देश का सबसे अधिक, और ये बिहार में देखा जाए सबसे ज़्यादा रोहतास में। चूना पत्थर कैमूर और चूना पत्थर भभुआ यानी कैमूर में होता है, बिल्कुल सही है, और रोहतास और मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है, ये कैमूर में, रोहतास में और मुंगेर में ये आपका चूना पत्थर पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाए हैं। हाँ, तो ये लगभग 44% जो है ना सोना जो है ये जम्मू में पाया गया है, जो बिहार जो है ना नंबर 1 हो गया है सोना भंडार में। तो इसलिए देखा जाए इससे अधिक इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए कि 1 2 तीनों होगा, यानी कि 1 2 3 हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? इसमें 1 2 3 नहीं है, ये भी 1 2 3 नहीं है ऑप्शन में, इसमें भी 1 2 3 नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इसका नंबर आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देख लीजिए, इस टाइप से ऑप्शन था, इसलिए कन्फ्यूजन भी बहुत लोगों को क्रिएट हुआ होगा। तो ये है। आगे है दोस्तों, क्वेश्चन है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बीपीएससी में जो क्वेश्चन इस बार पूछा था। मोहना और लीलाजन जो है, मोहना और लीलाजन ये नदी के मिलने के बाद यानी संगम के बाद जो है ना फाल्गु नदी का निर्माण होता है, और फाल्गु नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, गंगा आगे चल के फतुहा में ही आपका ये सॉरी फतुहा पुनपुन नदी में फाल्गुन मिलती है। ठीक है, फाल्गुन जो है पुनपुन नदी में फतुहा के पास मिलती है गंगा से कुछ दूर पहले, और फिर वही जो पुनपुन नदी है आपका गंगा में मिल जाती है। देखा जाए तो अब बिहार का मैप अगर जानते हैं तो इस तरह से मैप बनता है। तो यहाँ से ये निकलती है आपका फाल्गुन नदी, और पुनपुन ऐसे आती है, यहाँ फतुहा पर यहाँ पे मिलती है, और आगे फतुहा पर ही गंगा नदी में आके प्रवेश कर जाती है। चलिए दोस्तों, ये देख लिए हम लोग। आगे है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये देख लीजिए कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो ये चाय बागान किशनगंज में ही स्थापित किया गया था, जो किशनगंज के ठाकुर गंजपुर है, ठाकुर गंजपुर, किशनगंज में गंज लगा है तो ठाकुर गंजपुर, याद रखिएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, सब क्वेश्चन देखिए किस टाइप से बीपीएससी क्वेश्चन उठाया है। आगे है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि वृद्धि दर 2021 से 11 के अनुसार सही क्रम चुनिए। यानी कि दशकीय वृद्धि दर आरोही में पूछ रहा है, अवरोही नहीं। अवरोही माने घटते क्रम में होता है, आरोही माने हो गया बढ़ते क्रम में। तो देखा जाए तो सबसे
कम में वृद्धि देखा जाए तो सिवान हो जाएगा, फिर उससे ज़्यादा आपका किशनगंज का, किशनगंज से ज़्यादा आपका मधेपुरा का हो जाएगा। तो मधेपुरा का जो है ना वृद्धि दर दोस्तों याद रखिएगा 31.12% के करीब में है। तो 31.2% के करीब में है इसका 10 की वृद्धि। उसके बाद किशनगंज का, फिर सिवान का है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। तो ये देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है ना बिहार में अनाज आधारित उद्योग उगाया जाता है, मानी कृषि अनाज आधारित कृषि बिहार में किया जाता है। तो ये आंसर इसका। आगे है दोस्तों कि अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंधु नदी किसके साथ जुड़ती है, तो काबुल के साथ जुड़ती है। याद रखिएगा इसका आंसर एक हो जाएगा, काबुल के साथ जुड़ती है। अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान के किस नदी से जुड़ती है, तो काबुल नदी के साथ जुड़ती है। आगे है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था। तो 1973 में जो शुरू किया गया था विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है, ये टाइगर प्रोजेक्ट है जो 1973 में लाया गया था। याद रखिएगा टाइगर प्रोजेक्ट। आगे है दोस्तों, आगे है कि क्षोभमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो दिया गया है कि इसकी औसत ऊंचाई जो है ना 13 किलोमीटर है, तो ये सही है। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ऐसा नहीं है, ये इसका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कि पेंजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप को क्या कहते हैं। तो ये गोंडवाना लैंड बोलते हैं, और उत्तरी जो पेंजिया का उत्तरी जो भाग था उसको लारेसिया बोलते हैं, याद रखिएगा। और उस पेंजिया के जो चारों ओर देखिए, एक तरह से ये पेंजिया था, पेंजिया द्वीप था ये, और ये चारों ओर जो विस्तृत पानी था इसको पैंथलासा बोला जाता है, पैंथलासा। इस पर मेरा वीडियो एक बना हुआ है, अगर देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, पैंथलासा है। इसके इधर के भाग को जो है ना आपका गोंडवाना लैंड बोला जाता था, और उत्तरी भाग को जो है ना लारेसिया बोला जाता था, लारेसिया याद रखिएगा उत्तरी भाग को। और पूरे भाग को जो है ना पेंजिया बोला जाता था, ये पूरे भाग को। और इधर का जो पानी वाला क्षेत्र था इसको पैंथलासा बोला जाता था। और ये जैसे ही विखंडित होकर ये अलग अलग इनमें अलग हो जाता है, इधर अलग हो जाता है, फिर इधर हो जाता है, अलग हो जाता है। इसके बाद में ये पानी जो है ना बंट जाता है, तो बंट जाता है तो इधर प्रशांत महासागर बन जाता है ये पानी, इधर भी प्रशांत महासागर बन जाता है। तो इस बार जो सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था, बीएसएससी सीजीएल में दोस्तों, कि जो पैंथलासा था ये वर्तमान में ये किस महासागर को कहा जाता है, पैंथलासा कहा जाता था। तो ये वर्तमान में आपका ये प्रशांत महासागर था, उसी का जो पानी बटने के बाद देखिएगा मैप में तो प्रशांत ही महासागर है, जो पैंथलासा पहले बोला जाता था उसको। आगे है दोस्तों कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है। तो ये देखा जाए आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप जो है ना दोस्तों, ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव ध्रुव के निकटतम है ये, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकटतम है ये। बाकी सब तो है बहुत दूर दूर है, अलग अलग है, लेकिन ये इसके नज़दीक। आगे देखिए दोस्तों, आगे है क्वेश्चन आपका कि इनमें से परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं, यानी क्या परिवर्तन के कारण रंध्र खुलता है या बंद होता है। तो ये हो जाएगा कोशिका में पानी की मात्रा होने के कारण, कोशिका में पानी की मात्रा बढ़ता है होता है। तो इसमें जो है परिवर्तन के कारण जो है ना आपका रंध्र खुलते या बंद होते हैं, याद रखिएगा कोशिका में पानी की मात्रा के कारण। आगे है दोस्तों कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैडस तरंग ध्वज को अवशोषित करता है। तो किस तरंग ध्वज को जो है ना क्लोरोफिल अवशोषित करता है, तो लाल और नीले को जो है ना ये अवशोषित करता है। चलिए आगे है दोस्तों, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, नहीं है, यहाँ देख लीजिएगा नहीं और कौन है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो देखा जाए तो नहीं सुमेलित है, कौन मेल नहीं सही नहीं है। तो ये आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा और कठोर तना पेड़, ठीक है ना, कठोर तना पेड़ ये गलत है, यानी कि आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा जो है ना कठोर तना पेड़ नहीं होता है। इसमें देखा जाए तो आपका कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता वो लता कहलाता है, ये बिल्कुल सही है। जो कमजोर तना जो सीधा नहीं होता है वो लता कहलाता है। जैसे में आपका आप देखते ही हैं जो आपका घिउरा का पेड़ होता है, मैंने लता टाइप का होता है, पान का पत्ता पेड़ होता है। उसके बाद में आप लौकी या लौका का पेड़ देखिए, वो हो गया। करेला का पेड़ देखिए, ये सब लताएं हैं। उसके बाद जो है पूर्णवृत्त जो है ये पत्ती को तने से जोड़ता है। पूर्णवृत्त क्या करता है, पत्ती को तने से जोड़ता है, सही है। तो इसलिए जो है दोस्तों ये दोनों सही है, बाकी तीसरा नंबर गलत है। तो जो पूछा था आंसर 3 हो जाएगा। आगे है दोस्तों
कि आगे है कि सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका उदाहरण है कि किसके कारण जो है ना पानी जो है ऊंचाइयों तक पहुंचता है, तो वाष्पीकरण के कारण। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाष्पीकरण के कारण ऊंचाइयों तक पानी पहुंचता है, उसके पत्तियों तक पहुंच जाता है। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक उदाहरण एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग बनाता है। मैंने प्रतिकृति के रूप जो है ना प्रतिकृति के रूप योग बनाता है, तो ये हो जाएगा डीएनए और आरएनए, ये दोनों होता है। यानी कि दोनों जो है ना क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग बनाता है, तो डीएनए और आरएनए, इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, इसको देखें तो कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं, जो मोड़े जा सकते हैं, वे हैं। तो ये है ना कार्टिलेज, कार्टिलेज बोलते हैं इसको। जो कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं, वे कार्टिलेज कहलाता है। आगे है दोस्तों, कार्पल्स तय हड्डी हो गया, वर्टिब्रल भी हड्डी वगैरह हो गया। आगे है कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डेडस के साथ रहते हैं। तो किसके साथ रहते हैं? तो लाइकेन जो है ना शैवाल और कवक के साथ रहता है, यानी कि इसके मिश्रण को ही लाइकेन बोलते हैं, शैवाल और कवक के। आगे है दोस्तों, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है शैवाल से संबंधित। आगे है कि मादा एनफ्लुएंज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। ये किस आकार में बैठती है, ये क्वेश्चन पूछ दिया है दोस्तों, देख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी। ये है अंध स्तर के साथ एक कोण पर, अर्ध स्तर के साथ एक कोण पर बैठती है, इसीलिए जो है ना ये मादा एनफ्लुएंज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है। तो यानी कि ये बैठती है जो मादा एनफ्लुएंज आपका अर्ध स्तर के साथ एक कोण पर बैठती है। आगे है दोस्तों, आगे है आपका कि शरीर की प्रतिरोध क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। तो ये है प्रतिरोध जो रक्षाग्राही है मनुष्य के लिए, लिम्फोसाइट है। ये माने कि WBC में होता है लिम्फोसाइट, ये मनुष्य की क्या रक्षा प्रदान करता है WBC। आगे है दोस्तों, आगे कि मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है दोस्तों। तो देखा जाए कि मांसपेशियाँ केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। देखिए ये तो गलत है, यही आपका बी नंबर। लेकिन देखा जाए तो सिकुड़ने पर मांसपेशियाँ छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में मांसपेशियाँ जोड़ में काम करती है। हाँ बिल्कुल है, मांसपेशियाँ जोड़ती है, तभी तो मांसपेशियाँ और हड्डी के जोड़ को हम लोग टेंडन बोलते हैं, और लिगामेंट है हड्डी और हड्डी के जोड़ को बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये दोनों सही है। गलत पूछा गया था तो गलत में आपका ये है, मांसपेशियाँ केवल हड्डी को धक्का देती है, ये गलत है। आगे है दोस्तों, आगे है कि 20 सेमी फोकस दूरी के एक उत्तर लेंस की सतह पर सफ़ेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काला रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती है। यह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ये प्रतिबिंब है जो दोस्तों, ये कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। ये कम चमक वाला घोड़ा, ये देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है आपका आयोग। आगे है साइंस का क्वेश्चन, पूरा हट के क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन है दोस्तों कि ध्वनि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये इसके ध्वनि है तो तरंगधार्ज, और प्रकाश होता तो अनुप्रस्थ हो जाता है। ध्वनि तरंगधार्ज हो गया। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक्स उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये हो गया फोटो वोल्टिक्स सेल, फोटो वोल्टिक्स सेल हो जाएगा, फोटो वोल्टिक्स सेल सही आंसर इसका। आगे है दोस्तों कि बॉल बेयरिंग का उपयोग एस्थेटिक्स घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए जो ना बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। रोलिंग माने कि इसको नाचने के लिए, रोलिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आगे है दोस्तों, आगे है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार
सक्षम बनाता है। तो यह संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए जो है ना, अगर कोई गेंद को पकड़ना है तो आप जितना गेंद आएगा हाथ से ही पीछे खींचिए और वो गेंद बहुत आसानी से पकड़ा जाएगा, चोट भी नहीं लगेगा। तो इसलिए ये आंसर हो गया सही। आगे बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो धार्मिक तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशेषित कण है। तो धनात्मक रूप से जो अवशेषित कण है जो दोस्तों, ये अल्फा किरण है। अल्फा किरण याद रखिएगा, बीटा जो है ऋणात्मक होता है, अल्फा धनात्मक होता है, और उदासीन एक होता है जो गामा होता है लगभग। आगे दोस्तों, आगे कि केंद्र केंद्राभिमुख केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है। केंद्राभिमुखी बल जो है किसके लिए जिम्मेदार है, तो ये वस्तुओं को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखता है। ये गतिमान वस्तुओं को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जो है केंद्राभिमुखी बल इसके लिए जिम्मेदार है। आगे है दोस्तों, आगे है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होते हैं। मैंने किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होते हैं, तो ये गतिज ऊर्जा में, याद रखिएगा गतिज ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में जो है ना, ये घर्षण बल प्रयोग किया जाता है, शामिल होता है घर्षण बल। आगे है दोस्तों, कि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है, अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ जाती है, मैंने तेजे में स्पीड में ही दाईं ओर मुड़ती है, तो बस में बैठे हुए यात्री का ये बाईं ओर झुकेंगे, ये बाईं ओर झुकेंगे। ये तो आप लोग कई बार देखे होंगे बस में होंगे। तो आगे है दोस्तों, कि एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वो क्या ठीक करने की कोशिश करता है। तो ये जो कोशिश करता है दोस्तों, ये 2 नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को जो है ना, ये ठीक करने की कोशिश करता है। आगे है दोस्तों, आगे है कि पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है। तो ये जो है ना, ये आपका मिट्टी का तेल है। याद रखिएगा, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है और लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का उदाहरण है, मैंने कि इस रूप का उदाहरण, तो ये मिट्टी का तेल हो जाएगा। आगे है दोस्तों, कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। तो ये सूत्र दिया हो दोस्तों, ये 3 नंबर इसका सही हो जाएगा, यानी कि Al2O3 और ZnO, ये दोनों जो है ना आपका उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। आगे है दोस्तों, आगे कि कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। तो कौन सा जो है ना योगदान करती है, तो सभी, मीथेन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी करती है। याद रखिएगा, ये आपका ग्रीन हाउस प्रभाव में ग्लोबल वार्मिंग में योगदान प्रदान करती है, ये सभी। इसके अलावा जल वाष्प हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा, CFC हो जाएगा, ये सब मीथेन भी हो जाएगा इसमें। चलिए आगे दोस्तों, कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर क्या बनाती है, मैंने क्या मुक्त करती है, तो CO2। अम्ल धातु जो है कार्बोनेट से अभिक्रिया करके CO2 मुक्त करती है। आगे है दोस्तों, कि HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है, तो है ना ऑक्जेलिक अम्ल बोलते हैं। याद रखेंगे, इस ऑक्जेलिक अम्ल बोलते हैं इसको। आगे है दोस्तों, कि आपको 3 परखनलियाँ दी गई हैं। आपको 3 परखनलियाँ दी गई है, इनमें से एक में अशुद्ध जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलेय तथा दूसरे में क्षारीय विलेय है। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा, तो लाल लिटमस नीला जो करेगा आपका क्षार करेगा, और नीला को लाल करेगा ये अम्ल करेगा। याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, यह है कि एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होता है। तो एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है। तो ये सिरका जो है ना एसिटिक अम्ल, याद रखिएगा, इसका जो गंध के समान होगा। आगे है दोस्तों, इसमें है कि शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र को बना
क्या बनाती है, बदल देती है, किसको किस में बदल देती है। तो ये इसका आंसर एक हो जाएगा दोस्तों आपका। कोई HCO+ आयन मौजूद नहीं होंगे और केवल H3O प्लस आयन की उपस्थिति बदल देता है। तो ये HCl जो है ना, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पात्र को बदल देता है। ये आपका H3O+ आयन की उपस्थिति में बदल देता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें कहा है कि विषम का पता लगाइए। तो विषम कौन होगा? तो कोयला का जलना ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। फल का पकना भी रासायनिक है। सीमेंट की सेंडिंग यानी कि जमना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो भौतिक परिवर्तन, जल का जो है ना बर्फ बन जाना, ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो उसके पास समान डिग्री की कठोरता होती है, उसकी बहुत चलकता समान होती है, विद्युत चलकता समान होती है, उसके पास समान क्रिस्टल संरचना होता है। तो इनमें कोई नहीं, आयोग इसका आंसर इनमें से कोई नहीं लिया, यानी कि इसमें कोई सही नहीं है। आगे है दोस्तों, आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए असत्य पूछ रहा है। तो सत्य देखा जाए तो प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, और उसके बाद में प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। तो ये गलत है, यानी कि ये असत्य बोल रहा है दोस्तों। तो ये सभी सही है, यानी कि इनमें से कोई गलत नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या लिया है? ई लिया है, ध्यान दीजिएगा। आगे है दोस्तों, ये मैथ है आपका। मैथ वाला देखिए, ये आप लोग मैथ बना लीजिएगा। यहाँ पे दिया है, इसका ए आंसर सही हो जाएगा। इसका जो मैथ ये रीजनिंग दिया गया है, BPSC द्वारा रीजनिंग पूछा गया है, इसका एक आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, ये भी आपका मैथ है। इसका आंसर ई लिया है आयोग, याद रखिएगा, इसका ई लिया है, ये हो जाएगा आप। चलिए आगे है दोस्तों, ये आपका रीजनिंग है, इसका आंसर एक हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा, ये बनाने का यहाँ पे बनाया गया है लड़का द्वारा जो बनाया था। आगे दोस्तों यहाँ पे कि ये भी पैटर्न है, रीजनिंग पर आधारित है, इसका आंसर भी हो जाएगा। चलिए 10 मैथ जो है ना, मैथ रीजनिंग पूछता है आपका BPSC, याद रखिएगा। तो इसमें जो है इसको ये देखना था कि कैसे क्या है आंसर, इसका सी हो जाएगा। देख लीजिए। आगे है, ये आयत का क्षेत्रफल निकालना था, दिया हुआ था, और आयत का परिमाप जो है ना आपका 26 दिया हुआ है, तो आप निकालिएगा तो 13 ये आ जाएगा उसका भुजा, मानी लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ के दुगुना कीजिएगा तो 26 हो जाएगा, परिमिति होगा, क्षेत्रफल हो गया। चलिए अब गुना कीजिएगा लंबाई गुना चौड़ाई तो 30 हो जाएगा, वो भी आ जाएगा। आगे है दुकानदार वाला है, ये भी आपका ये दिया गया है, आपका मैथ है, और ये आराम से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये शॉर्ट में निकाला गया है, इसका आंसर एक हो जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों, ये भी मैथ हो जाएगा आपका। ये सॉरी, ये जो है क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाए, यानी कि वरीयता के क्रम में सजाने के लिए बोल रहा है दोस्तों। तो उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री है और संसद है। तो सबसे पहले आपका इसमें हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रपति के बाद में आपका हो जाएगा ये उपराष्ट्रपति के बाद में आपका प्रधानमंत्री हो जाएंगे, प्रधानमंत्री के बाद में उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष के बाद में लास्ट में संसद हो जाएगा। इसका आंसर एक हो जाएगा। तो देख लीजिए, ये आगे है दोस्तों कि ये मैथ है आपका, ये देख लीजिए। रेशम अपनी संपत्ति का इतना तिहाई कितना, ये अपना मैथ के तौर पे बनाइएगा। तो ये यहाँ पे बनाया गया है इस तरह से, इसका आंसर 3 हो जाएगा, 3 इसका आंसर है। आगे है दोस्तों, आगे यहाँ पे है आपका कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। तो राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व में शामिल होता है दोस्तों, ये अप्रत्यक्ष से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, ये सही है, और प्रत्यक्ष द्वारा चुने जाते हैं। इसके अलावा कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत भी किए जाते हैं, ये भी सही है, 12 को सदस्य को मनोनीत किया जाता है। नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, तो नागरिक द्वारा तो इसमें नहीं किसी को मैंने सीधे चुना जाता है, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य। तो इसमें देखिए एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि आपका एक सही हो जाएगा और 2 सही हो जाएगा। नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य जो है ना राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। हाँ, इसमें तो ये भी नहीं, ये सीधे नहीं शामिल होगा, ये 1 और 2 सही सही होगा इसका आंसर। तीसरा होगा तो कमेंट कर दीजिए आप लोग। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय से किसका संबंध है? तो मूल अधिकार क्षेत्र, ठीक है, ये भी संबंधित है। इसके अलावा कॉलेजियम प्रणाली, ये भी संबंधित है। अपीलीय अधिकार, ये भी संबंधित है। तीनों संबंधित है दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय से।
आगे है दोस्तों कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होना आवश्यक है। देखिए न्यूनतम आयु जो है ना आपका 21 वर्ष है। 21 वर्ष न्यूनतम आयु है आपका, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में अगर मुखिया वगैरह का चुनाव लड़ना चाहते हैं, सरपंच का लड़ना चाहते हैं, वार्ड सदस्य का लड़ना चाहते हैं, तो आपको 21 वर्ष होना जरूरी है। लेकिन उसी में वोटिंग देने के लिए, या लोकसभा हो या विधानसभा हो, या आपका जो पंचायती राज व्यवस्था में जो चुनाव होता है, मुखिया वगैरह के चुनाव में वोट देना हो, तो आप 18 वर्ष आपको होना जरूरी है। 18 वर्ष की आयु होना जरूरी है। चलिए दोस्तों आगे हैं। क्वेश्चन है कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए सही नहीं है, तो इसमें देखा जाए तो सही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं सही नहीं है, यानी कि सभी सही है। इसमें देखा जाए तो जिला फोरम के सदस्य में एक महिला होगी, बिल्कुल सही है। जिला फोरम के सदस्य में एक महिला होगी। जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। हाँ, ये भी सही है। जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करती है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य जो है 50 लाख से अधिक नहीं होगा, वहाँ पे विचार करता है। आगे है कि यहाँ पे कि राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकता है। बिल्कुल सही है, यानी ये तीनों सही है दोस्तों। इसमें गलत पूछा था तो गलत इसमें कोई नहीं है। आगे है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर, माने कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो पंचायत समिति है दोस्तों, ये ब्लॉक स्तर का होता है। और ग्राम स्तर का जो होता है ना, ग्राम स्तर का ग्राम पंचायत होता है, यानी ग्राम पंचायत याद रखिएगा। ग्राम स्तर का होता है। जिला स्तर का जिला परिषद होता है। जिला स्तर का जिला जिला परिषद होता है, याद रखिएगा। जिला परिषद जिला स्तर का। ब्लॉक स्तर का ये आपका पंचायत समिति होता है। और ग्राम स्तर का ग्राम सभा होता है, ग्राम पंचायत। आगे है दोस्तों, एक क्वेश्चन कई बार पूछ दिया है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था एकदम सभी आदमी क्लियर कर लीजिए, उसका अनुच्छेद भी क्लियर कर लीजिए। अनुच्छेद वाला जो है ना मेरे चैनल पर है अनुच्छेद, आपका पंचायती राज व्यवस्था से भी है, नगर पालिका से भी संबंधित है। तो दोनों अनुच्छेद को बहुत ही ट्रिकली से आपको याद कराया गया है, तो आप देख लीजिए वीडियो जाके। निम्नलिखित में से किसे सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था, यानी किसको सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के अनुसार स्थापित किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय विस्तार सेवा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा को जो ना स्थापित किया गया था। तो ये आंसर 3 हो जाएगा। आगे है दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए ये तो मौलिक अधिकार का है, तो सभी आदमी को मालूम है कि अमेरिका का होगा। देख लीजिए मेरा लड़का अमेरिका ही मारे हुआ है। तो वो ये समानता का जो अधिकार है दोस्तों, आपका याद रखिएगा। कानून के समक्ष समानता ये हो गया ब्रिटेन के, और ये वहाँ जो हो जाएगा आपका अमेरिका का होगा। कानून के समक्ष समानता का समता समता हो जाएगा अमेरिका का, समानता हो जाएगा आपका ब्रिटेन का। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ब्रिटेन, इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। याद रखिएगा समय जो है दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए आगे है दोस्तों कि राज्य का मंत्री स्तरीय सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक के तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे है दोस्तों, ये है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। तो क्या विकेंद्रीकरण किया गया। तो देखिए यहाँ निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का, प्रशासनिक शक्तियों का। तो इसका आंसर देखिए कि कौन सही है। तो इसका जो आंसर सही है दोस्तों, 1 2 4 सही है, यानी कि आपका एक में हो जाएगा निर्णय लेने की शक्तियों को, और पूर्ण व्यवस्था को, और प्रशासनिक शक्तियों को। यानी कि याद रखें 73वां संविधान संशोधन द्वारा आपका निर्णय लेने की शक्ति, पूर्ण व्यवस्था का, और प्रशासनिक शक्तियों को जो है ना, ये विकेंद्रीकरण के लिए किया गया था 73वां संविधान संशोधन। न्यायिक शक्ति जो है ना कुछ दिया गया है, लेकिन संपूर्ण नहीं दिया गया है। और संपूर्ण जो है ना ये उच्च न्यायालय के पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास में इस समय। आगे है दोस्तों, आगे है कि निम्नलिखित में से सुमेलित है। सुमेलित करिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है। तो दोस्तों ये जो रजत क्रांति है अंडा से है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो धूसर क्रांति है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ये उर्वरक से हो जाएगा। ठीक है, उर्वरक से हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ये का जो है ना 1 का 4 हो जाएगा, उर्वरक से हो जाएगा आपका
और 4 का 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है रजत क्रांति आपका हो जाएगा अंडा से हो जाएगा, लाल क्रांति हो जाएगा आपका टमाटर से, गुलाबी क्रांति जो है, गुलाबी क्रांति आपका प्याज से हो जाएगा, याद रखिए प्याज से हो जाएगा, लाल क्रांति टमाटर से हो जाएगा, उसके बाद गुलाबी क्रांति प्याज से हो जाएगा, और धूसर क्रांति जो है उर्वरक से हो जाएगा। तो धूसर क्रांति उर्वरक, लाल क्रांति टमाटर और मांस से, उसके बाद रजत रजत क्रांति जो है आपका अंडा से है, और गुलाबी क्रांति प्याज के उत्पादन से है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। आगे है दोस्तों, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? कौन सी जो पंचवर्षीय योजना थी जो मानव विकास के संसाधन मानव विकास पर केंद्रित थी? तो इसमें से जो दिया गया है दोस्तों, ये कोई नहीं इसमें होगा, कोई नहीं होगा, यानी कि मानव विकास पर जो केंद्रित था आपका, ये लगभग 9वां नंबर जो है, 9वां या 10वां नंबर का जो आपका पंचवर्षीय योजना था वो था, इसमें नहीं है, इनमें से कोई नहीं आंसर लिया आयोग। आगे है दोस्तों, आगे कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई इकट्ठी के रूप में प्राप्त किया है? इकट्ठी के रूप में प्राप्त किया है, तो सबसे ज़्यादा जो है ना एफडीआई जो प्राप्त किया है आपका प्रत्यक्ष रूप से आपका कर्नाटक किया है, याद रखें कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, आगे है कि किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनियमन दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा किया है? तो किस बजट में वित्त मंत्री उदारीकृत विनियमन दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की है? तो याद रखिएगा ये यूनियन बजट 1992-93 में यूनियन बजट आया था, उसी समय उसमें वित्त मंत्री आपका मनमोहन सिंह रहते हैं और प्रधानमंत्री पीएन नरसिम्हा रहते हैं, याद रखें पीवी नरसिम्हा रहते हैं। आगे है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो देखा जाए दोस्तों, तो विकास करना था, ये भी सही है, आधुनिकीकरण करना था, ये भी सही है, आत्मनिर्भर बनना था, ये भी सही है, यानी कि 1 2 3। तो 1 2 3 कौन सा है? साहित्य वाला नहीं था, 1 2 3 है, तो इसमें देखा जाए तो 1 2 3 कोई नहीं ऑप्शन है। देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 है, 1 2 3 नहीं है, तो इसलिए आंसर इसका हो जाएगा ई। देख लीजिए ये आंसर ई हो गया इसका। इस टाइप से बहुत लोग जान रहे होंगे, तो इसमें से कोई मारे होंगे, लेकिन देख लीजिए आंसर किस तरह से लिया जा रहा है। आगे है दोस्तों कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो गरीबी रेखा का जो निर्धारण करता है एनएसएसओ करता है, ठीक है, एनएसएसओ। इसका स्थापना 1950 में होता है, ध्यान दीजिएगा एनएसएसओ का। आगे है दोस्तों कि भारत का व्यापारिक संतुलन माल और सेवाएं यानी कि दिसंबर 2022 अंतिम के लिए अनंतिम के लिए है, तो ये है दोस्तों माइनस है 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर। इतना जो है ना ये भारत का व्यापार संतुलन जो है दिसंबर 2022 के लिए ये 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है करेंट में। आगे है दोस्तों, आगे है क्वेश्चन की एस ई जेड अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो आर्थिक माने अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना और रोजगार निर्माण, ये सभी हो जाएगा, यानी तीनों इसका उद्देश्य था। आपको याद रखिएगा तीनों ये उद्देश्य था, आंतरिक आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन और वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा और रोजगार का निर्माण, 3 हो जाएगा आंसर इसका। आगे है दोस्तों कि कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? नीतिगत उपाय जो था दोस्तों एक से अधिक है, जिसमें बफर स्टॉक का रख रखाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसके बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये सभी था जो कि कृषि विपणन के लिए था, तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, आगे है कि किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो ये है SBS राघवन राघवन समिति जो है, SBS राघवन समिति जो है ना, इसने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2022 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था। आगे है दोस्तों, आगे है कि 2021-2022 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है? बिहार में कितना प्रतिशत पर जो है ना
ये महिला कार्यबल दर्ज किया गया था। यहाँ पे आंसर 3 हो जाएगा, यानी कि 4% जो है ना ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% जो है ना शहरी क्षेत्रों में ये निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, वो 4 पॉइंट ग्रामीण क्षेत्रों में और 4% और 6.5 शहरी क्षेत्रों में। इसके बाद यहाँ पे है दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? अधिकतम कर उद्योग जो है ना, ये इसका आंसर जो है ना बीपीएससी डिलीट कर दिया है, तो इसमें से हम कोई आंसर इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि बीपीएससी इसको डिलीट कर दिया है। आगे है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। ये 2015-16 में कितना था और उससे बढ़कर जो है ना कितना हो गया। तो 2015-16 में दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे 1062 था, यानी कि 1062 था, याद रखिएगा 1062 हो जाएगा। और वर्तमान में जो है कि 1090 बिहार का जो है ना लिंगानुपात वर्तमान में 2022 से 24 में, और 15-16 में आया था रिपोर्ट तो उसमें 1062 था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। इस टाइप से जो है ना आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। यह बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2000 मैंने 21-22 के अनुसार जो है ना 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये है, याद रखिएगा 2.5 रहा है, 2.5। आगे है दोस्तों, आगे है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सही है? तो ये इसका आंसर आपका एक से अधिक हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या है। तो बिहार में अधिकतम प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, बिल्कुल सही है, यानी कृषि पर ज़्यादा लोग संलग्न है बिहार में। उसके बाद में अर्थव्यवस्था का व्यवसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, यानी कि रुका हुआ है, बिल्कुल सही है, ये रुका हुआ है। उसके बाद है देखा जाए तो इसमें है कि बिहार में सबसे कम विकास दर दर से एक है, भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5 है, बिल्कुल सही है। देखिए उधर हम लोग पढ़े हैं इसका आर्थिक विकास दर 2.5 जो सबसे कम है, तो ये है। तो इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा, यानी तीनों सही है। ठीक है दोस्तों, तीनों सही है इसका। आगे है कि एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है, तो ये बाबा रामचंद्र की बात कही जा रही है। इन्होंने तुलसीदास के रामायण को जो है ना अपने पीठ पर लाद के लाए थे और ग्रामीण श्रोता श्रोता जो भी थे सुनने वाले उन लोगों को कहानी सुनाते थे। तो ये बाबा रामचंद्र है। आगे है दोस्तों कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका महात्मा गांधी 1932 में ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किए थे। आगे है दोस्तों कि फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इतिहास से क्वेश्चन है दोस्तों। ये जून 1948 तक जो है वापस लेने के लिए इटली घोषणा किया था, याद रखेगा। 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा किया था कि कब तक छोड़ देंगे भारत को, यानी कि स्वतंत्र कर देंगे जून 1948 तक। लेकिन भारत कब आज़ाद हो जाता है? 15 अगस्त 1947 को ही। आगे है दोस्तों कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो बिहार में स्वराज दल की स्थापना की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह आयोग द्वारा आंसर लिया गया है। और एक और कहीं पे हम पढ़े थे तो नारायण करके जो थे वो उनको भी स्थापना इसके संस्थापक सदस्य माना जाता है। तो श्री कृष्ण सिंह इसका आंसर है। आगे है दोस्तों, आगे है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरोध किस कर का विरोध किया था? तो ये नमक बनाने के साथ साथ जो है ना दोस्तों चौकीदारी कर, याद रखिएगा, चौकीदारी कर जो है ना चौकीदारी कर के विरोध में भी आंदोलन किया था। ये 1930 में जो है ना ये आंदोलन हुआ था नमक सत्याग्रह के समय। बस चौकीदारी कर का मांग किया गया था बिहार के छपरा वगैरह जिला से, ये स्टार्ट किया गया था। तो ये हो जाएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं। आगे है दोस्तों, आगे है कि कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दी? तो ये निर्वाचित जो सरकार थी ये राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, यानी कि नहीं छोड़ा जा रहा था ब्रिटिश द्वारा, इसलिए ये जो ना इस्तीफा दे दिया। यहाँ होना चाहिए कि राजनीतिक कैदियों को नहीं छोड़ने के कारण बात किया गया था कि नहीं छोड़ देना है, लेकिन नहीं छोड़ा, इसके कारण इस्तीफा दे दिए थे। आगे है दोस्तों कि किसान किसान ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की
जान बचाई थी, मैंने किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का जान बचाया था? तो ये है ना दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है ना, ये बत्तख मियाँ जो है ना, ये गांधी जी का जान बचाए थे। बत्तख मियाँ जो थे, ये निम्न स्तर के कर्मचारी थे, जो अंग्रेजों के समय में, और इसने अंग्रेज द्वारा बत्तख मियाँ को जौहर देकर भोजन में परोसने के लिए कहा था गांधी जी को, लेकिन बत्तख मियाँ जो है ना, गांधी जी को इससे ये बता देते हैं कि हाँ, जहर अंग्रेजों द्वारा जहर दिया जा रहा है आपके भोजन में, और भोजन आप नहीं कीजिएगा। तो ये इन्होंने जान बचाया था बत्तख मियाँ महात्मा गांधी को। आगे है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो असहयोग आंदोलन के समय जो है ना, 1920 के करीब में, 1919-20 के करीब में जो है, स्वामी विद्यानंद जो है, इन्होंने दरभंगा महाराज के विरोध में आपका जो कमलेश्वर या कमेश्वर रहते हैं महाराज दरभंगा के, उन्हीं के विरोध में ये किसान आंदोलन स्टार्ट करते हैं, स्वामी विद विधा विधानंद विद्यानंद। चलिए आगे है दोस्तों, आगे कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? स्वदेशी और बहिष्कार दोनों अपनाया गया था। तो ये बंगाल विभाजन के समय 1905 में कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था उसी समय, और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है 1911 में। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो इसी समय पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार के तरीका को अपनाया था। आगे है क्वेश्चन दोस्तों, 1905 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी द्वारा। याद रखिएगा 1906 में यही दादा भाई नौरोजी ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता करते हैं, और 1905 में तो आपका गोखले जी करते हैं। चलिए आगे है दोस्तों, आगे है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर हो गया, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया। उसका नाम क्या था? इसका नाम जो है ना दोस्तों, इसका नाम हो जाएगा आपका, इसका नाम हो जाएगा प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन इसका नाम हो जाएगा, इस सही है, प्रजामंडल आंदोलन। आगे है दोस्तों, आगे है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 1921 में गांधी जी का गिरफ्तारी हुआ था, ये गलत है, उसके बाद में होता है, लेकिन ये इस समय 21 में नहीं होता। यहाँ देखा जाए तो गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण 1916 के जो है ना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में देते हैं। हाँ, ये इनका जो है ना पहला भाषण जो है सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ही देते हैं, ये याद रखिएगा। इसके अलावा चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिए थे। हाँ बिल्कुल सही है, इसको समाप्त कर दिया गया था। आगे है दोस्तों, आगे है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन, अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को प्रकाशित किया गया था? तो संपादित जो किया गया था, अल हिलाल जो है ना, अब्दुल अबुल कलाम आज़ाद। याद रखिएगा, सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1940 से 46 तक, 1940 से 46 तक याद रखिएगा। और सबसे कम उम्र में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद। ये अल हिलाल पत्रिका लिखे थे, और द कामरेज जो है जीना का ये। आगे है दोस्तों, आगे है दोस्तों कि निम्न 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की थी? तो इतिहास का जो अध्ययन था, ये भारतीयों को जो है ना राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए किस प्रकार ये किया था? तो एक से अधिक है, यानी कि इसमें देखा जाए तो सभी आंसर होगा। देखते हैं कि भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके, ये भी सही है। कि ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके, ये भी सही है। उसके बाद है दोस्तों, इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चरित्रित करने का खंडन करके। तो इस तरह से लोगों को जो है ना राष्ट्रीयता की भावना प्रकट किया गया कि अंग्रेज हम लोगों को बहुत तुच्छ समझ रहा है, तो इसलिए जो है ना ये राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए ये सब कहानी को उजागर किया गया था उन लोगों के सामने में। आगे है दोस्तों कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है दोस्तों। तो देखा जाए तो इसमें जो सही नहीं है वो 1 और 2 सही नहीं है, बाकी जो है सही है। सही नंबर आपका 3 सही है। यह हमें कह रहा है कि आंदोलन के केवल उच्च जातियों और अमीरों ने
भाग लिया था। इसमें अमीर उच्च जाति नहीं भाग लिया था, निम्न वर्ग वगैरह भाग लिए थे, अमीर भी इसमें भाग नहीं लिया था। उसके बाद में मद्रास की जर्नलिस्ट पार्टी द्वारा की काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया था। मद्रास की जर्नलिस्ट पार्टी द्वारा जो है इसका बहिष्कार नहीं किया गया था। उसके बाद है दोस्तों कि हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया और प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। तो ये बिल्कुल सही है, यानी 3 नंबर सही, बाकी दोनों वो जो था गलत था। आगे है दोस्तों, आगे है कि 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा किया गया था? सिस्टर्स ऑफ एपोस्टोलिक कार्मेल द्वारा जो है ना ये स्थापित किया गया था पटना में 1940 में। पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। आगे है दोस्तों कि इनमें से किसे 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमाओं का नेतृत्व किया था? माने किसने ये नेतृत्व किया था? सिरिल सिरिल रेड क्लिफ थे। रेड क्लिफ याद रखिएगा, इन्होंने निर्धारित किया था रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच। आगे है दोस्तों कि किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली शुरू किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी जो है ना महलवारी बंदोबस्त ये लागू किया था। अस्थायी बंदोबस्त आपका कटवाली से लागू किया था और हॉल्ट मैकेंजी जो है ना ये महलवारी बंदोबस्त आपका बंगाल में लगाया था। आगे है दोस्तों, आगे है कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किए थे? तो पवनार महाराष्ट्र से। याद रखिएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में हमेशा आ रहा है। पिछला बार आपका तृतीय व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे ये पूछा गया था। पहले तो थे आपका आचार्य विनोबा भावे थे, दूसरे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे जो थे ब्रह्मदत्त थे। याद रखिएगा ब्रह्मदत्त थे। तो ये पवनार से शुरू हुआ था। आगे है दोस्तों, आगे है आगे कि 1918 में मोंटफोर्ड सुधारों पर माने ये जो था चेम्सफोर्ड ही था। मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेषों यानी कि सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्हें गठन किया गया था। इसमें उदारवादी जो अवशेष टूटे थे वो कौन से पार्टी का गठन किया था? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन पार्टी का स्थापना किया था। याद रखें 1918 में मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष यानी कि जो उदारवादी अवशेष थे ये जिसमें सप्रू, जयकर और चिंतामणि ये टूट गए और उन्होंने एक गठन किया। उन्होंने गठन किया तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। याद रखिएगा ये 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन जो आया था ये सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए आया था। तो इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत है। 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे है दोस्तों, आगे है कि निम्नलिखित में से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उससे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो यह ना शेरखा ये सुझाव दिया था, शेरखा। याद रखिएगा शेरखा इसका आंसर है। आगे है दोस्तों कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो ये धर्मपाल किया था। याद रखिएगा धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करता है और गोपाल उदयनपुरी विश्वविद्यालय जो होता है महाविहार उदयनपुरी का स्थापना गोपाल करता है और कुमार गुप्त जो है आपका कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। आगे दोस्तों, आगे कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जो है आयोग आपका आंसर लिया है शिप्टन। याद रखिएगा शिप्टन का, यानी कि सर जेम्स डेविड शिप्टन जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल थे 1937 के समय में। याद रखिएगा उस समय बिहार और उड़ीसा का जो है ना संयुक्त रूप से ये शिप्टन जो है ना राज्यपाल रहते हैं, लेकिन उसके बाद क्या है कि उड़ीसा अलग हो जाता है तो फिर भी ये शिप्टन जो है बिहार के राज्यपाल बने रहते थे, इसके प्रथम राज्यपाल ये थे। आगे है महात्मा गांधी एंड बिहार और सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है? सम रेमिनिसेंस के लेखक और महात्मा गांधी एंड बिहार ये राजेंद्र बाबू लिखे हुए हैं और डिवाइडेड इंडिया भी राजेंद्र बाबू का है, याद रखिएगा। और ध्रुव दल जो स्थापित किया था जेपी नारायण, याद रखिएगा ध्रुव दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण किया था। आगे दोस्तों कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर, याद रखिएगा ये और 6वीं का ये क्वेश्चन, पादरी की हवेली जो है सबसे पुराना है, बिहार में सबसे पुराना गिरजाघर है पादरी की हवेली। आगे है दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बड़ी ही महत्वपूर्ण है। देखिए दिवंगत अभिनेता
मुक- कुमुद कुमुदलाल गांगुली। कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, उनका जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? अ, कुमुदलाल गांगुली का, जो अशोक कुमार के नाम से जाने जाते थे, ये भागलपुर के थे। आगे है दोस्तों, आगे है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो गंगा के दक्षिण क्षेत्र के है दोस्तों क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर जो है ना, आयोग ई लिया है, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या कहा जाता था? अगर कोई जानकारी है आपको तो कमेंट कीजिए। आगे दोस्तों, कि भारतीय इतिहास माने भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो लोहा का जो प्रयोग है दोस्तों, ये लगभग आपका 1500 ईसा पूर्व से के बाद में शुरू हुआ था, यानी कि 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में ये लोहा का प्रयोग हुआ था, यानी लोहा का खोज हुआ था, यानी उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो इसमें का कोई आंसर है ही नहीं, तो इसलिए इसका ये आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों आगे हैं। सबसे पहले आर्य द्वारा लोहा से जो है लोहा से परिचित आर्य हुए थे, और ये तलवार वगैरह बनाए थे। और खोजा गया धातु ऐसे देखा जाए तो आपका तांबा था। बताइएगा, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृति के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाई थी? तो ये कृत्रिम जलाशय का जो मरम्मत है आपका रुद्रदामन कराया था, याद रखिएगा। सुदर्शन का देखो फिर से मरम्मत कराया था रुद्रदामन। आगे है दोस्तों कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष है? ये गुप्त काल की महत्वपूर्ण अवशेष है, याद रखिएगा। 3 नंबर आंसर हो जाएगा। झांसी के पास जो देवगढ़ मंदिर है और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर है, यहाँ जो मूर्ति है वो गुप्त काल के हैं। आगे है दोस्तों, यहाँ पे देखें तो निम्नलिखित में से किस युद्ध में प्रमुख विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया? सही उल्लेख नहीं है, यानी कि गलत है। देख लीजिए, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है ना, टीपू सुल्तान और मराठा, एक तो गलत है। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है अकबर और हेमू के बीच में होता है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है ना दोस्तों आपका अकबर और महाराणा प्रताप, ये भी सही है। उसके अंदर पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ना बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ये भी सही है। पहले का गलत हो जाएगा, टीपू सुल्तान नहीं होगा उसमें, अकबर और हेमू होगा। आगे है दोस्तों, आगे की किस दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो ये गांव के सरपंच के लिए किया जाता था, चौधरी पद का इस्तेमाल गांव के सरपंच के लिए। आगे है दोस्तों 49 नंबर 149वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है। तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अब्दुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो निजामुद्दीन अहमद जो है ना, ये तबकात ए अकबरी लिखा है निजामुद्दीन अहमद, याद रखिएगा। अब्दुल फजल जो लिखा है आपका, क्या लिखा है? अकबरनामा। आगे है दोस्तों, आज बीपीएससी जो 68वीं का हुआ था उसका लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये है कि इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरी बसाई थी? नागलपुरम की एक उपनगरी बसाई थी, यानी कि नागलपुरम ही एक नगरी था जिसको बसाया था ये कृष्णदेवराय थे, याद रखिए। कृष्णदेवराय अपने माता के नाम पर नागलपुरम में, नागलपुरम जो है ना वही, वहीं पे एक बस्ती बसाए थे, तो ये कृष्णदेवराय हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपका 150 क्वेश्चन समाप्त हुआ, और ये 68वीं बीपीएससी का जो क्वेश्चन था ये हमने आप सभी को ये समाप्त करवा दिया है। हमें उम्मीद है आप सबको